अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो भारतीय संविधान में पूर्व के लेक्चर में आपने पढ़ा था अंतर्राज्य परिषद योजना आयोग एवं नीति आयोग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। तो आइए पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल। हमारा विषय है भारतीय संविधान। और आज का हमारा टॉपिक है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो ये भारत का जो है सबसे बड़ा विधियतकारी होता है। आइए इसके देखते हैं विशेष बिंदु कौन कौन से हैं, पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 यानी 76 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का जिक्र किया गया है, वर्णन है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है। 4 ऑप्शन दे दिए जाए, अनुच्छेद 73, 74, 75, 76, ठीक है। तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है। अगला बिंदु जो है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और अगला बिंदु है महान्यायवादी महान्यायवादी भारत सरकार का, ठीक है, महान्यायवादी
भारत सरकार का भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी यानी कानून का अधिकारी, सर्वप्रथम विधि अधिकारी है। सवाल बनता है कि भारत का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो महान्यायवादी है वो सर्वप्रथम विधि अधिकारी है। अब अगला बिंदु है, यह भारत सरकार के विधि संबंधी मामलों में सलाह देता है। ठीक है, जो कानूनी मामले हैं सरकार के, उनमें अपनी सलाह देता है। विधि संबंधी मामलों में अपनी सलाह देता है, कानूनी मामलों में। ठीक है, और अगली बात है, महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, किसी भी सदन में बोल सकता है, यानी किसी भी सदन में अपना वक्तव्य दे सकता है, अपनी बात कह सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, मतदान नहीं कर सकता है, यानी वोटिंग नहीं कर सकता है, वोट के जरिए अपनी जो विचारधारा है उसको व्यक्त नहीं कर सकता है। ठीक है, चयन नहीं कर सकता है वो किसी भी पर्सन का वोट बाय वोटिंग। अगला जो बिंदु है, भारत सरकार से संबंधित मामलों में कोर्ट के समक्ष पेश होता है, कोर्ट के समक्ष पेश होता है। ठीक है, सरकार संबंधी जो मामले होते हैं उनके निष्पादन के लिए कोर्ट के सामने पेश होता है। ठीक, और अगली बात जो है वो ये है, संसद के
किसी भी सदन का, यानी लोकसभा और राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी, संसद के किसी भी सदस्य का सदन किसी भी सदन का मतलब बता दिया मैंने, लोकसभा और राज्यसभा, सदस्य न होने पर भी किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, क्लियर हो गया ना? तो इन बिंदुओं को नोट कर लीजिए। तत्पश्चात आगे के बिंदु हम देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो है सरकारी मामलों में, यानी सरकार के सरकारी मामलों में विधिक कार्यों की जो है अगुवाई करता है। ठीक है, अब आते हैं, अगला बिंदु क्या है? योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, कौन सा व्यक्ति जो है अटॉर्नी जनरल बन सकता है? तो अटॉर्नी जनरल के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो एक न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो एक जज के लिए आवश्यक है, जो बल्कि यहाँ उच्चतम न्यायालय होना का जज, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक है। अब आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि कम से कम 2 निचली अदालतों में अथवा हाई कोर्ट में 10 साल तक एज ए जज काम किया हो, यानी न्यायाधीश का काम किया हो, अथवा 10 वर्ष से अधिक तक, यानी मिनिमम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में उसने एज ए अधिवक्ता, एज ए लॉयर काम किया हो, यानी प्रैक्टिस की हो। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। तो अटॉर्नी जनरल के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक है। बात समझ में आ गई? और जज कैसे बनता है मैंने आपको बताया था कि पहले वो LLB करे, फिर इसके बाद PCS जे, और PCS जे होने के बाद जो है जिला एवं सत्र न्यायालय में नियुक्ति होती है। ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायालय, इसमें नियुक्ति होती है। और जो जूनियर जजेज होते हैं इनका वेतन जो है 40,000
से शुरू होता है और जो सीनियर जजेज होते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय के, इनकी सैलरी जो है 80,000 होती है। फिर यही प्रमोट होकर के जो है हाई कोर्ट जाते हैं ये, और प्रमोशन के बाद ये हाई कोर्ट, और यहाँ से प्रमोशन के बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। बात समझ आ गई होगी। आगे आइए। अगला बिंदु देखते हैं हम अटॉर्नी जनरल का। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को यानी अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी राज्य क्षेत्रों में सुनवाई का अधिकार है। यानी किसी भी कोर्ट में, बात समझ रहे हो ना, किसी भी कोर्ट में, चाहे वो जिला एवं सत्र न्यायालय हो, चाहे किसी राज्य का हाई कोर्ट हो, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई सी भी अदालत हो, वहां पर जो है अटॉर्नी जनरल को सुनवाई का अधिकार है। ठीक है। और राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों कर देते हैं, राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। क्लियर हो गया ना? बात समझ में आ गई होगी। भारत के सभी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों में, ठीक, सुनवाई का अधिकार है। और अगली बात आते हैं, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करता है। महान्यायवादी कार्यकाल है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है क्या है कि राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक, ठीक है, राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक, ये प्रसाद पर्यंत का अर्थ है प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है, अपने पद पर कार्य करता है। ये महान्यायवादी का कार्यकाल है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि महान्यायवादी का कार्यकाल है 5 वर्ष, 65 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष तक की आयु तक, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो हमारा उत्तर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है। और अगली बात जो है कि जिस समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी प्रकार का सलाह मशविरा लेता है,
उस समय वहाँ महान्यायवादी भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो और साथ ही साथ सरकार का पक्ष रखता है। तो ये हो गई जो है भारत के महा न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की बात। अब आते हैं हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ठीक है, यानी इसकी नियुक्ति जो है भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के यानी राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 148 के अनुसार की जाती है। के अनुसार की जाती है। समझ में आ गई बात। अगली बात है सार्वजनिक धन का संरक्षक। सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक होता है। बात समझ में आ गई बात। जो संरक्षक है वो कौन सा होता है? कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और सबसे जो अहम बिंदु है पूछा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल
अब देखिए कन्फ्यूजन वाला है, मोस्टली मामलों में आप जो है 65 साल पढ़ते हैं, बट जो है ये 6 वर्ष तक कार्य करता है या 65 वर्ष तक की आयु तक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु, 65 वर्ष की आयु तक होता है। बात समझ में आई? मान लीजिए अगर 60 साल में इनकी पोस्टिंग हुई इस पद पर तो केवल 5 ही साल करेंगे क्योंकि 65 वर्ष के हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए 55 साल की उम्र में इनकी पोस्टिंग इस पद पर होती है तो ये फिर 61 साल की उम्र तक कार्य करेंगे। समझ आ गया होगा ये बिंदु। अगली जो बात है, अगली जो खास बात है कि इनको हटाया कैसे जाएगा, इनको इनके पद से हटाया कैसे जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के संयुक्त प्रतिवेदन द्वारा हटाया जाता है। यानी इनको जो है उसके पद से लोकसभा और राज्यसभा में पहले प्रस्ताव पारित होगा, दोनों जो है मिलकर के 2/3 बहुमत से इसको जो है इसके पद से हटा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? इसके बाद नियंत्रक एवं जो महालेखा जो परीक्षक है और साथ ही उसके साथ के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन जो है संचित निधि से निर्गत किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक और उसके कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से प्रदान किया जाता है। यानी इनका वेतन जो है संचित निधि से दिया जाता है। अगली बात जो है वो ये है, राज्य केंद्र यानी केंद्र और राज्य बात समझ में आ गई? केंद्र और राज्य या हम संघ भी कह सकते हैं, केंद्र के स्थान पर दोनों स्तरों की
समस्त वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण, वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण कैग के हाथों में होता है। कैग के यानी नियंत्रक एवं परीक्षक के हाथों में समझ में आएगी बात। और साथ ही साथ जो संचित निधि से धन खर्च किया जाता है, समझ में आया, संचित निधि से जो भी धन खर्च किया जाता है किसी भी मामले में या वेतन, वैसे तो संचित निधि से जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश, इनके वेतन निर्गत किए जाते हैं। तो इन सभी की ये संपरीक्षा करता है, ठीक है, संपरीक्षा करता है यानी ऑडिट करता है। संचित निधि से व्यय किए जाने वाले धन की संपरीक्षा करता है एक कौन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। इसके बाद जो अगली बात आती है वो ये है कि महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में, राज्य क्षेत्र के जितने भी न्यायालय हैं उन सभी में जो है सुनवाई का अधिकार कैग को होता है। भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों या राज्य क्षेत्र के न्यायालय में इसे सुनवाई का अधिकार होता है। कहीं भी सुनवाई कर सकता है, समझ में आया, सुनवाई का अधिकार कैग को होता है। कैग का मतलब है नियंत्रक एवं महापरीक्षक, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो इसे किसी भी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार होता है। और संघ और राज्य के जो भी विभाग हैं, संघ और राज्य के जितने भी विभाग हैं जिनके द्वारा जो भी व्यापार किया जाता है, ठीक है, तो उनकी संपरीक्षा यानी उनका ऑडिट भी ये कैग ही करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही करता है। और केंद्र सरकार की रिपोर्टों को, समझ में आई बात, ये कैग ही प्रस्तुत करता है। और किसको देता है, यानी केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लेख हैं उनके रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को देता है। बात समझ आ रही है, यानी राष्ट्रपति को जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लेखों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उनको देता है, सौंपता है। और ये जो है कैग संसद की लोक लेखा समिति, संसद की जो लोक लेखा समिति है उसके मार्गदर्शक के रूप में ये कैग कार्य करता है। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।